एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर कोई भी दो चार्ज के बीच में एक दूसरे की वजह से जो भी फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं हमारे पास दो चार्ज है, पहला है Q1 और दूसरा चार्ज है वो है Q2 और दोनों चार्ज का साइन जो है वो पॉजिटिव है, साइन क्या है सेम है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और Q2 है वो Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, वो भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, और देखो अगर मैं बात करूं Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन होगी वो रिपल्सिव होगा। ठीक है, और ये फोर्स को हम बोलेंगे F21 कि Q2 पे लग रहा है Q1 की वजह से, 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, और जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिसकी वजह से लग रहा है उसको बाद में लिखते हैं, तो F21। ठीक है, और देखो सेम Q2 भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा। उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, लेफ्ट में होगी, दूर की तरफ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से, तो F12। ठीक है, और देखो आपको दिख रहा है कि दोनों फोर्स F12 और F21 दोनों फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर हम दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर r कंसीडर कर ले और दोनों फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो F12 और F21, F12 कितना होगा, वो होगा KQ1Q2/r²। ठीक है, और सिमिलरली F21 भी कितना होने वाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो होगा KQ1Q2/r²। कि दोनों F12 और F21 दोनों Q1 और Q2 के बीच में लग रहे हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। माइनस साइन नेगेटिव साइन का मतलब है कि दोनों चार्ज की वैल्यू तो सेम है बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। यही हम कूलॉम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के अंदर प्रूफ करते हैं। और अगर मान लो आपके पास Q1 जो वो है नेगेटिव का Q1 और Q2 है वो है पॉजिटिव Q2। ठीक है, तो होने वाला क्या है कि देखो ये नेगेटिव Q1 को Q2 क्या करेगा, पॉजिटिव का वो अट्रैक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्शन लगेगा, तो ये क्या होने वाला है, और इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F1 पे लग रहा है 2 की वजह से। ठीक है, सेम देखो प्लस के Q2 को माइनस का Q2 क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, Q1 की तरफ होगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, F21। इस केस के अंदर भी F12 और F21 दोनों की वैल्यू तो सेम होगी बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और देखो वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स को कैसे लिखा जाता है, तो अगर आपको मान लो यहाँ पे F12 को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, KQ1Q2 अपॉन R वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और R की एफ से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो सिर्फ क्या आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 होती है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, बट ये क्या शो करता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या कर देते हैं, R की एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो देखो इसके अंदर हमारे पास दो चार्ज है, पहला चार्ज हमने कंसीडर किया पॉइंट चार्ज Q1 और दूसरा हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, वो चार्ज कंसीडर किया Q2। ठीक है, तो देखो दोनों चार्ज का साइन पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और वो रिपल्सिव होगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी Q1 से दूर की तरफ, और इस फोर्स को बोलेंगे F21 वेक्टर। Q2 पे लग रहा है Q1 की वजह से। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो देखो Q1 जो है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाने जाएगा, तो वो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो इसकी डिस्टेंस को हम लिखेंगे, वो लिखेंगे R1 से 2 कि F21 लगाने के लिए Q1 या Q2 तक इस तरीके से आप याद रख सकते हो, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, R12। ठीक है, अगर आप सिमिलरली देखोगे Q2 भी होगा वो Q1 के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो वो कैसा होगा, रिपल्सिव, यानी Q1 भी किधर जाएगा, Q2 से दूर की तरफ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स है। तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, F1 पे लग रहा है 2 की वजह से, Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से। अब ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा तो डिस्टेंस होगी Q2 से Q1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, R21 करना। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स की, F21 की। तो फोर्स एक्टिंग ऑन
Q2 ड्यू टू Q1, और ये क्या होगा F21 वेक्टर, और वो फोर्स होगा K Q1 Q2। डिस्टेंस कितनी है, तो F21 के लिए आपके पास डिस्टेंस है वो है R12, ठीक है। तो R12 वेक्टर का स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या कर देते हैं, केप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R12 का केप। ये हमारे पास आया Q2 पे Q1 की वजह से फोर्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, Q1 पे फोर्स की बात करेंगे, Q2 की वजह से F12, तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और वो कितना होगा, वो होगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू, देखो Q1 और Q2 के बीच में है, तो ये Q1 Q2 लिखो या Q2 Q1 लिखो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई में है। और डिस्टेंस कितनी है, तो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाने आएगा तो डिस्टेंस कवर करेगा R21 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आप अगर डायग्राम को देखोगे तो आप देखो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है वो है R12 और R21, एक की डायरेक्शन है वो Q1 से Q2 और दूसरे की Q2 से Q1, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड तो R12 और R21 का क्या है, सेम है, वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम डायग्राम कि जो R12 वेक्टर है वो किसके इक्वल है, वो R21 के इक्वल तो है, पर डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और देखो R12 की वैल्यू कहां पे पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास देखो F21 वेक्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा K Q1 Q2, तो ऐसा का ऐसा, और R12 वेक्टर की जगह माइनस ऑफ R21 पुट कर देते हैं, तो माइनस ऑफ R21 वेक्टर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस R21 का K। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो माइनस का स्क्वायर होगी तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस क्या होगा, ये कटेगा नहीं, तो ये आगे आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, F21 इक्वल्स टू माइनस, माइनस को आगे लिख लिया, ये Q1 Q2 अपॉन ये आ जाएगा R21 वेक्टर का स्क्वायर, और ये R21 का K। तो अगर माइनस को छोड़ दो, इस बची हुई पूरी टर्म को आप देखोगे और इक्वेशन 2 में देखोगे तो ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 से, F12, और फ्रॉम इक्वेशन 2 F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऐसा का ऐसा, और इसको लिख सकते हैं F12 वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ गया कि F21 और F12 दोनों की वैल्यू तो क्या इक्वल है, बट माइनस का मतलब है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूव होता है, हेंस प्रूव, ठीक है। अब देखो अगर इसके अंदर आगे बात करें कि आप फोर्स को और भी तरीके से लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। तो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं तो समझना, अगर देखो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का, कि मान लो आपके पास वेक्टर R है, तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो आप क्या लिखते हो, वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे को वेक्टर मेरे पास है R12, तो R12 का केप निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ठीक है। और जब ये लिख सकते हैं, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो R21 का केप को क्या लिख सकते हो, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 यानी R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो देखो आपके फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आपको याद है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, F21 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, वो लिख सकता हूँ K Q1 Q2, और डिस्टेंस क्या थी R12 वेक्टर का स्क्वायर, R12 का जो केप था उसको मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R12, क्लियर है। और देखो किसी भी एक चीज और ध्यान रखना कि अगर किसी भी वेक्टर, आपके पास कोई वेक्टर ए है और अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है, आप ए स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। तो अगर आपके पास यहाँ पे R12 वेक्टर का स्क्वायर है तो आप इसको R12 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो F21 वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, R12 वेक्टर का स्क्वायर है तो इसको R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास R12 वेक्टर अपॉन R12,
ठीक है, तो देखो यहाँ r12 का स्क्वायर और यहाँ r12 को क्या हो जाएगा, r12 का क्यूब। तो F21 वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा k q1 q2 r12 वेक्टर का क्यूब यानी मैग्नीट्यूड का क्यूब और ये r12 वेक्टर। ये आपके पास F21 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 जो F12 की वैल्यू थी उसके अंदर R21 गैप की जगह ये पुट करता हूँ तो क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप F12 निकाल रहे हो तो F12 के अंदर होता था k q1 q2 R21 वेक्टर का स्क्वायर और R21 गैप की जगह क्या लिखोगे, R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 या R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, R21 वेक्टर का स्क्वायर उसके स्क्वायर मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, F12 बराबर आपके पास आ जाएगा k q1 q2 R21 का स्क्वायर इनटू R21 वेक्टर अपॉन R21 और ये स्क्वायर और ये पावर 1 कितना हो जाएगा, क्यूब। F12 आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा k q1 q2 R21 का क्यूब इनटू R21 वेक्टर। इस तरीके से भी आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपका कूलम्ब स्लोइंग वेक्टर फॉर्म।